हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटीज। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हम कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से कैलेंडर्स हैं हमारे पास, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि जिस देश में हम लोग आज रह रहे हैं उसका नाम इंडिया क्यों पड़ा, भारत कैसे पड़ा, महाभारत में इसे क्या बोला गया है, ऋग्वेद में इसे क्या बोला गया है, पर्शियंस आए तो उन्होंने क्या बोला। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। अगर आपने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। ओके, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर। तो एनसीईआरटीज तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर एडवांस्ड मेंटरशिप बैच, जो कि है जिसमें पूरा आपका जो जीएस है वो कवर करवाया जाएगा, जिसमें टोटल होंगे आपकी डेली लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, साथ में मेंस आंसर राइटिंग होगा विद इवैल्यूएशन। आंसर सभी लिखवाते हैं लेकिन चेक करके कोई कोई देता है, तो जब तक चेक होकर नहीं आएगा तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि बेसिकली इसमें आपकी कमी क्या है। ओके, और इसमें डेली टारगेट शीट्स हैं, आपको डेली का पता होगा कि मैंने पढ़ना क्या है, एंड डेली प्रैक्टिस वर्कबुक है। रिवीजन के लिए भी आपको जो छोटे नोट्स नहीं होते हैं जो आपको खुद बनाने चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आप किसी और के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो वी कैन मेक दीज नोट्स फॉर यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इस पूरे कोर्स में, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। चलो, तो इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी वाला चैप्टर। एनसीईआरटी का चैप्टर है हमारा द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय सिविलाइजेशन, सभ्यता किसे हम लोग कहते हैं। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लोगों ने अर्बन एरियाज में जाकर घर बना लिया है, ऐसा नहीं होता है। अर्बन एरियाज में घर तो चलो है ही है, लेकिन साथ में जिस पूरे टाउन में आप रह रहे हैं पूरे तरीके से ना वो प्लान्ड हो। ऐसा ना हो कि भाई आपने यहाँ घर बना लिया, ये तो रोड बनाने की जगह थी, अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा आपका घर हटवा देगा, घर आप नहीं हटाएंगे तो बुलडोजर चलवा देंगे। तो कोई ऐसा एरिया जहां पर घर बनना था वहां आप लोगों ने रोड बना दी, तो अब लोग उस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि भाई तो घर वाला एरिया है, रोड्स कैसे बना दी, फिर वो रोड को वहां से निकाला जाता है। तो ये क्या है ना, बेसिकली अनप्लान्ड चीजें हैं, चीजें होनी चाहिए प्लान, तभी उसको हम नाम देते हैं सिविलाइजेशन का। इस पूरे चैप्टर में आप लोग जो पढ़ेंगे उसका यही मतलब रहेगा कि अभी चलो तो अभी हम कहते हैं दैट वी आर इन द सिविलाइजेशनल फेजेस, बट स्टार्टिंग इंडिया की कैसे हुई, क्या वहाँ पर अर्बन एरियाज थे, क्या वहाँ रूरल एरियाज थे, क्या वहाँ लोगों में सिविक सेंस थी, क्या सिविलाइजेशन का जो मतलब है सिर्फ सभ्यता होना नहीं है बल्कि सिविक सेंस का होना भी है, प्लानिंग का होना भी है, एक बढ़िया गवर्नमेंट का होना भी है, बढ़िया रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना, प्लस उनको फॉलो करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं हम इसमें देखेंगे आज। तो इस चैप्टर को करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा दैट व्हाट डू वी मीन बाय सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, और साथ में इंडिया की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी। ठीक है, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, आईवीसी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके फीचर्स क्या थे। ठीक है, नाम तो सबको पता है, बट व्हाट आर द फीचर्स, क्वेश्चन आएंगे आपके फीचर्स के ऊपर। एंड नेक्स्ट यू विल डिस्कस व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स, किसने ऐसा क्या कर दिया जिसको हम एनसीईआरटीज में पढ़ रहे हैं अब, है ना, क्या अच्छी बातें हुई, क्या बुरी बातें हुई, अभी बेसिकली क्या सिस्टम है, उस टाइम पर क्या सिस्टम था। तो वो सब चीजें जो है आपको हल्का सा आइडिया लग जाएंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। Okay, so let's start with the definition of civilization. What is a civilization? देखो, इसका सिंपल मतलब होता है where we are in the advanced stages of human societies. जैसे पहले हम हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, फ्रूट गैदर करते थे, है ना, शिकार पे जाते थे, तो ये सब था एक बहुत ही अर्ली फेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। धीरे धीरे हम लोग एग्रीकल्चर करने लग गए, धीरे धीरे सेटल होने लग गए, धीरे धीरे हम फॉरेस्ट को क्लियर करके बढ़िया अपने घर बनाने लग गए। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे वी हैव बिकम मॉडर्न, एंड दिस इज बेसिकली द एडवांस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज आर नोन एज सिविलाइजेशन। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये ही नहीं है, एक सिविलाइजेशन बने रहने के लिए बहुत सारे फीचर्स पर खरा उतरना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोगों को इतनी छूट आप ना दे दें कि भाई अब वो कुछ भी कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, केओस फैला सकते हैं, नहीं, बढ़िया गवर्नमेंट होनी चाहिए जो आपको रेगुलेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जो बढ़िया रूल्स बनाए और लोगों को फॉलो भी करवाए, और रूल्स ऐसे ना हो जो लोगों को फोर्सफुली फॉलो करवाने पड़े, लोगों को ये पता हो कि भाई ये रूल ना मेरे लिए बनाए हुए हैं और अगर मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा ना तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान होगा।
तो दैट शुड बी द केस। देन वी हैव अर्बनिज्म, रूरल एरियाज की सोसाइटी का जो माइंडसेट है ट्रेडिशनल लेवल का रहता है, तो वहां पर ना मॉडर्निज्म इतना आ नहीं पाता। तो अर्बनाइजेशन अलग है, अर्बनिज्म अलग है। अर्बनिज्म का मतलब है जहां पर यू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, जहां पर अनोनिमिटी है, जहां पर आपको कोई जज नहीं करता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिलोसफी। एंड अर्बनाइजेशन इज अ फिनोमिना जहां पर आप रूरल एरिया से हटकर अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं। ओके, सो दिस अर्बनिज्म, जिसमें अब उसमें ना सिविक सेंस चाहिए होती है अर्बनिज्म के लिए, कि आप अर्बन एरियाज में आ तो गए हैं, लेकिन वहां पर क्या टाउन प्लानिंग है? अब कहने को तो बहुत सारे, जैसे लुधियाना, जालंधर, बेंगलुरु, इन सबको अगर आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। तो क्या टाउन प्लान नहीं था ये? ऑब्वियसली नॉट। चंडीगढ़ हो गया, आप चंडीगढ़ में अगर आप आकर देखेंगे तो यू विल फील दैट दिस इज हाउ अ प्लान्ड सिटी लुक लाइक। कैसे बढ़िया रोड्स बनी हुई है, घरों का अपना एरिया है, लोग जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं काफी सारे, है ना। तो पढ़े लिखे ना भी हो, बल्कि सिविक सेंस है लोगों में यहाँ पे, है ना। तो टाउन प्लानिंग है बेसिकली, एंड इट्स मेनी एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट। सिटी बना तो दी है, अब सिटी तो कोई बना लेगा, रोड्स एक बार बना दी, बट क्या वो एक ही बार बनानी थी? वो हर मॉनसून में बनती है, क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं, तो हर मॉनसून से पहले रोड्स का बने होना, बढ़िया पेड़ पौधे लगे रहना, ग्रीनरी को प्रमोट करना, ये सब चीजें जो है अर्बनिज्म के अंडर आते हैं। और ड्रेनेज पैटर्न, नालियां खुले में ना हो। इंडिया में इतनी सारी सिटीज हैं जहां पर नालियां बिल्कुल खुले में है, ओपन है, चलते चलते लोग गिर भी जाते हैं उसमें। लेकिन अगर आप प्लान सिटी को देखोगे तो हमेशा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो अंडरग्राउंड रहता है। तो दैट इज हाउ वी से दैट अर्बनिज्म की जो फीलिंग है दैट डिफाइंस एनी एरिया एज एनी सोसाइटी एज सिविलाइजेशनल सोसाइटी। इसके अलावा क्राफ्ट्स, अब लोगों के पास ना खाने पीने के लिए भरपूर है, सरप्लस है, अब उनके पास ना कुछ काम करने की कला भी होनी चाहिए। जैसे आप कुछ भी जेवर वगैरह बना लो, कोई टूल्स वगैरह बना लो, कुछ बना लो, अब तो क्राफ्ट्स लोगों के पास हो। अब उस क्राफ्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए हैं उसकी मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। ट्रेड होना चाहिए, आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो सोसाइटीज जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो ट्रेड होना चाहिए, इंटरनल भी आपके, विद इन द कंट्री भी, विद इन द सिविलाइजेशन भी, एंड आउटसाइड द सिविलाइजेशन भी। इसके अलावा राइटिंग, देखो एक फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है कि ये लिखित में दे दो, इससे क्या होता है ना, एक प्रूफ रहता है कि हाँ इस पर्सन ने ये वाली बात बोली थी। लेकिन अब वो राइटिंग हमें देखो मिल गई है, मान लो हम हड़प्पा की बात करते हैं, हमें राइटिंग मिल गई, कुछ लिखा हुआ मिल गया हमें, बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो हमारी लिमिटेशन है, वो हमारा एक लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है ना। लेकिन वो तो लोग लिख रहे थे ना, उनको समझ में आ रहा था कि वो क्या बात करना चाहते हैं, हाउ दे वांट टू बी कम्युनिकेटेड। ओके, इसके अलावा कल्चरल आइडियाज होने चाहिए जहां पर आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन, सोशल कस्टम्स, इन सबको जो है बढ़िया आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें थ्रू ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज सिर्फ कमाना खाना ही ये सब नहीं है, थोड़ा सा जो कल्चरल आइडियाज हैं उनको प्रमोट भी हम करते हैं। कल्चर गिव्स अस द काइंड ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी दैट हु आर वी एंड व्हाई आर वी, है ना। तो हम क्यों हैं यहाँ पे दुनिया में, तो दैट्स काइंड ऑफ अ कल्चर। एंड अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज। आप रूरल एरियाज में उगाते हैं खाना पीना, लेकिन आप सिर्फ अपने लिए नहीं उगा रहे हैं, आप सिटीज के लिए भी उगा रहे हैं। बिकॉज सिटीज में और सारे ट्रेड वगैरह चल रहे हैं, उसमें और सारे ऑक्यूपेशंस पे लोग काम कर रहे हैं। तो दीज आर दी थिंग्स विच वी से दैट एनी सोसाइटी एज सिविलाइजेशनल सोसाइटी। ये मे भी आपसे प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, लेकिन मेंस में जब आप सिविलाइजेशन का एक टॉपिक सुनते हैं ना, तो आपके अंदर ना ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। आपको पता हो कि सिविलाइजेशन इज नॉट जस्ट ओनली सभ्यता और टाउन प्लानिंग एंड एनीथिंग, बल्कि ये सब जो चीजें हैं उसमें रहेंगी, तभी जाके जो है बढ़िया एरिया एज सिविलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो बस इसको आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर कल्चरल आंसर्स GS1 में, और व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर essay आंसर्स। ओके, देन विल मूव टू कि अब सिविलाइजेशन क्या सिर्फ इंडिया में सबसे पहले आई थी? तो आंसर इज नो। इंडिया के अलावा भी बहुत सारी जगह थी जहां पर लोगों ने सेटल होना शुरू किया था। अब हम लोगों ने पहले भी देखा था, सेटलमेंट के लिए आपको वो एरियाज चुनने होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ना डिजास्टर प्रोन नहीं होते, जहां पर आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया सूदिंग तरीके से निकल जाती है, पीने के लिए पानी है, सॉइल में मॉइस्चर है, एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। तो वो सब जगह आप लोगों ने चूज करनी है और तभी वहां पर आप बसते हैं। इसीलिए इंडिया के अलावा बाकी जो और सारे देश हैं, जैसे हो गया आपका मेसोपोटामिया, जैसे हम अभी ईरान और सीरिया वाला एरिया कंसिडर करते हैं, जो मॉडर्न ईरान, इराक एंड सीरिया वाला एरिया,
तो यहाँ पर भी जो है सिविलाइजेशन आई थी आज से 6000 साल पहले, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी रिवर्स है, टिग्रिस है, यूफ्रेट्स रिवर है, जिसके किनारे काफी सारे लोग बसे थे। इसके अलावा इजिप्ट है, इजिप्ट भी जो है नाइल रिवर के आसपास प्रेजेंट है, तो वहां पर भी आप इजीली सिविलाइजेशन को शुरू कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर आपका, जैसे हमने पहले सप्त सिंधु की बात की थी, सिर्फ इंडस ही नहीं बल्कि उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती नदी भी, ये जो 7 नदियां हैं ये मिलकर बढ़िया सॉइल में मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं, आपके पीने के पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं, है ना। तो इसीलिए वहां पर आप आकर बसे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन तीनों में से इंडिया सबसे पहले आया था? तो आंसर इज नो। पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि आज से 6000 साल पहले, मतलब 2000 साल तो एडी वाले हो गए और फिर 4000 साल आपके बीसीई वाले हो गए। तो 4000 बीसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई और फिर 3000 बीसी में आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन आई। और उसके बाद जो है अब अगर आप देखोगे 2000 बीसीई में ये शुरुआत होती है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की, आज से अराउंड 4000 साल पहले। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा सबसे पहले कौन सा आया था? मेसोपोटामियन, देन इजिप्शियन एंड देन आर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, एनसीईआरटीज में भी 3 ही दी हुई है, मैं आपको 3 ही करवा रही हूँ बिकॉज हम एक बेसिक सा क्रिएट कर रहे हैं अभी। इसके अलावा और बहुत सिविलाइजेशंस आएंगी जिसको हमें पढ़ना है ना। तो वो हम टाइम पीरियड तब करेंगे जब हमारा एक बेसिक सा क्लियर हो जाएगा। सो विल फोकस ऑन एनसीईआरटी ओनली। ओके, फ्रॉम विलेज टू अ सिटी। अब हम बात करेंगे अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन को हम हड़प्पन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया था, जिसको हमने एक्सकवेट किया था। ओके, सो पहले क्या था यहाँ पे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के आईवी से कि आपको 3 फेज मिलेंगे। एक होगा आपका प्री हड़प्पन, एक होगा आपका मिच्योर हड़प्पन और एक होगा आपका लेट हड़प्पन। जो मिच्योर हड़प्पन है ना, ये है आपका प्रॉपर अर्बन एरिया, अर्बन सिविलाइजेशन। अब इससे पहले जो प्री हड़प्पन होंगे वो क्या होंगे कि भाई लोग पहले रूरल एरियाज में रहते हैं, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया, उनको खाने पीने की चिंता नहीं रही, तो उनका जो दिमाग है थोड़ा सा और चीज़ों में गया, जैसे क्राफ्ट में। तो उसके लिए जो है वो लोग थोड़ा सा और दूसरे एरियाज में जाकर बसने लगे जहाँ पर रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर वो चीज़ें बना सके, उसको बेच सके। एक मर्चेंट क्लास धीरे धीरे आ गई। तो ये जो है ना, शुरुआत जो हुआ था दैट वाज फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो दैट वाज योर प्री हड़प्पन फेज। और जब लोग काफ़ी सारे अर्बन एरियाज में चले गए, बढ़िया टाउन प्लानिंग के साथ गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आई, गवर्नमेंट आई, एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो उसको हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज। और इसके बाद धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें खराब होने लग गई, लोग अर्बन एरिया से दोबारा रूरल एरियाज में आने लग गए, काफ़ी सारी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी कमी भी आने लग गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। सिंपल बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्यों ऐसा हुआ। बट जब धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पीक था, जो अर्बन एरिया वाला पीक था, वो जब डाउन होने लग गया, तब हम कहते हैं दैट वी हैव एंटर्ड इनटू लेट हड़प्पन फेज। ओके, तो ये बेसिकली क्या है ना कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी बिकॉज वहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स थे, रिवर्स अपने साथ अलूवियल सॉइल लेकर आ रही थी, तो बढ़िया एग्रीकल्चर आप वहाँ पे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो सरस्वती हो गया, इंडस हो गया, उसकी 5 सहायक नदियां होगी, ट्रिब्यूटरीज होगी, जो हम लोगों ने देखा था कि दैट इज वाई इंडिया वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधु, है ना। सिंधु धीरे धीरे वो हिंदू हो गया, फिर वो इंडो हो गया, इंडिके हो गया, लास्ट में वो इंडिया बन गया। ओके, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो अगर हम देखें कि ये प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन फेज की बात करें, तो आपका जो है ये 3500 BCE से लेकर जो है स्टार्ट हुआ था, 3500 BC। उसके बाद जो है आपका 2600 BCE के आसपास थोड़ा सा ये जो अर्बन एरियाज हैं वो बनने शुरू हो गए थे। तो कहने का मतलब क्या है ना, आपका ये 3500 BCE से लेकर आपका 1900 BCE तक, है ना, 1900 BCE तक जो है प्रॉपर पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है। इसमें जो आपका ये 2600 से लेकर थोड़ा बहुत आप कह लो कि 2000 BCE तक, मतलब ऐसे हम एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं बता सकते बट अराउंड इसके ही सारी चीज़ें रही हैं। तो ये है आपका प्योर अर्बन एरिया वाला मैच्योर हड़प्पन फेज। ठीक है, बट इससे पहले भी था, इससे पहले भी आपका ये 3500 BCE से ही जो है चीज़ें शुरू हो गई थी और विलेजेस बनने शुरू हो गए थे, लोग अर्बन एरियाज में ट्रैवल करना शुरू कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हल्का सा बस पता होनी चाहिए। बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कह लो, मर्जी है तुम्हारी, वो मतलब काफ़ी सारे नामों से एक ही सिविलाइजेशन जानी जाती है।
ओके और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन्हीं एरियाज में थी, जैसे अगर हम इसका एरिया देखते हैं, दीज आर दी साइट्स, जैसे ये आपका इंडस रिवर हो गया, यहाँ पर सरस्वती नदी हो गई आपकी सारी की सारी, बीच में आपकी ये 5 ट्रिब्यूटरीज हो गई, है ना। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो कि आपको सरस्वती नदी के किनारे पर ज़्यादा मिल जाएंगी, जैसे रूपनगर हो गया, बनावली है, कालीबंगन है, गनवेरी वाला है, भिराना, फरमाना, राखीगढ़ी, ये सब जो है ये सरस्वती नदी के पूरे इस ड्रेनेज पैटर्न में पड़ती हैं। ओके इसके अलावा आप कह लो कि ये मोहनजोदारो, लखनजोदारो, है ना, चान्हुनदारो, हड़प्पा, ये सारी के सारी जो हैं आपकी अभी जैसे पाकिस्तान वाले एरिया में है ये सारी, बट हाँ अगर आप कंपेयर करोगे इंडस और सरस्वती को तो यू विल फाइंड दैट सरस्वती नदी के पास ज़्यादा सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सिटीज़ मिलती हैं हमें। जैसे इस वाले मैप में से आप क्या निकाल सकते हैं कि जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा कौन सी नदी पर है, ये है आपका रिवर रावी पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी जो नदियां हैं उनके हिसाब से कुछ सिटीज़ को याद कर सकते हैं। हड़प्पा आप याद कर सकते हैं, जो मोहनजोदारो है जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है पूरे आईवीसी की, वो आपका रिवर इंडस पे पड़ता है ना। तो कहने का मतलब क्या है ना कि काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो डिफरेंट रिवर्स पे हैं, बिकॉज रिवर्स के अराउंड ही वी कैन एक्सपेक्ट सिविलाइजेशंस। तो बस ये पता हो हल्का सा आइडिया कि सरस्वती रिवर हैज़ मोर एविडेंसेस ऑफ सिविलाइजेशनल हिस्ट्री एज कंपेयर टू इंडस एंड अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और सारी रिवर्स, और सारी ट्रिब्यूटरीज, सिटीज़ भी हैं, नॉट ट्रिब्यूटरीज, सिटीज़ कैसे हैं आपकी, जैसे यहाँ पर आपको धोलावीरा मिल जाएगी, है ना, धोलावीरा गुजरात वाले एरिया में। यहाँ पर आपको लोथल अगेन गुजरात में मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर आपका खिरसरा, यहाँ पर ये अगेन आपका राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर मिल जाएगी। तो ये सारे जो एरियाज हैं जैसे धोलावीरा, हड़प्पा, कालीबंगन, है ना, हरियाणा वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है आज तो, राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जो ये एरियाज हैं, सारे जो सिटीज़ हैं, इन ये किस आज प्रेजेंट स्टेट में है ये पता होनी चाहिए। ओके और मे बी आपको सिर्फ ये वाला एरिया दिख रहा हो, बट ऐसा नहीं कि सिविलाइजेशन यहीं पर ही सीमित थी, इसके ना आपके अलग अलग हैं। जैसे ये ईस्ट में कहाँ पे थी, वेस्ट में इसका मैक्सिमम जो सिटी थी वो कौन सी मिली है, नॉर्थ में कौन सी थी, साउथ में कौन सी थी, है ना। तो जैसे सुतकाजन दौर है जो अब भी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, तो दैट वाज दी वेस्टर्न मोस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे आपको यहाँ पे दी हुई है ये सुतकाजन दौर, ये रहा, यहाँ पे हड़प्पा का जो ये थोड़ा अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर ये पड़ती है। ईस्ट में आपका दैमाबाद जो यूपी में पड़ता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी सारी और यूपी तक भी सिविलाइजेशन जो है वो गई थी। ओके तो ये सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो एक्सटेंट है हल्का सा हमें पता होना चाहिए। डिटेल में हम आगे और करेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सिर्फ ये एरिया वाज नॉट लिमिटेड फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारा और एरिया था जहाँ पर हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं। ओके चलो अब अगर हम पांचों सप्त सिंधु की बात कर लेते हैं। सरस्वती नदी जो है वो आज तो नहीं है, आज तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं विलुप्त ही हो गई है। मैथोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो जो उत्तराखंड का माना विलेज है वहां पर ये लास्ट दिखती है और उसके बाद ये जो पहाड़ है उसके अंदर ही चली जाती है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो सरस्वती नदी जो है ये आज की हरियाणा वाले एरिया में ना घग्गर नदी फ्लो करती है, जो मॉनसूनल है, सीजनल है, मतलब पेरिनियल नहीं है कि ग्लेशियर से इसका पानी आ रहा हो, नहीं, घग्गर ये मॉनसूनल है। पाकिस्तान में इसको हाकरा नदी कहते हैं। तो सरस्वती नदी को हम लोग इस टाइम पर घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और सीजनल है तो कभी कभी इसमें पानी आता है, रेनी सीजन में ही फ्लड्स आती हैं, बट नॉर्मली इसमें पानी बहुत कम ही रहता है। इसीलिए ये भी एक माना गया था कि क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारी सिटीज बसी हुई थी और ये ही धीरे धीरे ड्राई अप होनी शुरू हो गई, तो लोग यहाँ से मतलब माइग्रेट करना शुरू कर चुके थे, तो इसीलिए धीरे धीरे सिविलाइजेशन का जो एंड है वो आ गया था। सो दैट वाज बेसिकली वन थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा सरस्वती नदी की आप अगर बात करोगे तो ये कहाँ मेंशन्ड है, कहीं इसका जिक्र है क्या, तो आंसर इज यस, ऋग्वेद में इसका जिक्र है, जहां पर इसको सिर्फ गॉडेस ही, मतलब इसको सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि एक जो गॉडेस है उसके रूप में ही पूजा जाता है, ठीक है। एंड विच इज अ काइंड ऑफ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सीज एंड अल्टीमेटली इसकी ड्राइंग अप की वजह से जो चीजें हैं वो बिगड़ गई एंड पीपल स्टार्टेड माइग्रेटेड। ओके तो ये सरस्वती नदी के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है तभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में होना मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाना, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए।
ओके चलो अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। पहला है टाउन प्लानिंग। चाहे आप मोहनजोदारो उठाकर देख लें, चाहे आप हड़प्पा उठाकर देख लें, दोनों इस टाइम पर पाकिस्तान में है अभी। वैसे तो मोहनजोदारो है जो आपकी इंडस रिवर पर है, हड़प्पन आपकी रावी नदी पर है। तो ये पहली सिटीज थी जो इसको डिस्कवर किया गया था 1924 के आसपास। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत साल हो गए इसको डिस्कवर हुए 100 साल पहले की बात है ये। मतलब 4000 साल पहले की सिविलाइजेशन को हम लोगों ने भी 100 साल पहले ढूंढा है। तो धीरे धीरे हम और एक्सकवेशंस कर रहे हैं। वी आर गैदरिंग मोर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मोर लिटरेरी एविडेंसेस, जिससे पता लग सके कि हमारे से आज से पहले जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, क्या कल्चर था, है ना। तो एक हल्का सा एवोल्यूशन सा पता लग जाता है कि हाउ दी सोसाइटीज आर इवॉल्विंग। ओके तो बेसिकली दोनों ही, टाउन प्लानिंग बढ़िया है। अब टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि क्या मतलब पहले पूरा टाउन बस गया उसके बाद लोग आए? देन आंसर इज यस। टाउन प्लानिंग का मतलब है कि जो आपकी रोड्स हैं वो बढ़िया तरीके से बनी हुई हैं। जो रोड्स हैं वो इस तरीके से ना, मतलब 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली अपने घर बनाए हुए हैं। ठीक है, घर बनाए हुए हैं। घर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, अंडरग्राउंड है कि भाई सारे घरों का पानी निकलेगा, एक सेंट्रल सिस्टम में आएगा और अल्टीमेटली जो है वो आगे फ्लो कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चोक हो गया है पूरा एरिया, कि भाई एक घर का जो पानी है वो निकल ही नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह आ रही है। तो ऐसा नहीं देखा गया यहाँ पे एविडेंसेस के हिसाब से अगर हम माने तो टाउन प्लानिंग सिर्फ इन 2 सिटीज की ही नहीं थी, बल्कि आपका सारा धोलावीरा जो गुजरात में है, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, गनवेरी वाला जो इस टाइम पर पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, और इसके अलावा और जो बहुत सारी सिटीज, गुजरात में ही लोथल हो गया आपका, राखीगढ़ी हो गया, है ना, जो हरियाणा वाले एरिया में है। तो ये बहुत सारे सिटीज हैं जिनमें टाउन प्लानिंग देखी गई थी, सिर्फ हड़प्पन या मोहनजोदारो में ही नहीं बल्कि हर जगह पे। ठीक है, प्रिसाइज प्लान्स थे। प्रिसाइज प्लान्स मतलब चाहे वो भिराना सिटी हो, चाहे वो फरमाना हो, चाहे राखीगढ़ी हो, कालीबंगन हो, कुछ भी हो, आपको सबसे ज्यादा बेटर जो एक चीज क्या लगती है इस पूरे एरिया में कि भाई यहाँ पर ना वाइड स्ट्रीट्स थी। वाइड स्ट्रीट्स का मतलब क्या है? थोड़ी चौड़ी सड़कें। ऐसा नहीं हो कि भाई बिल्कुल भीड़ी सी सड़क है और इसमें से जो है काफी धक्का मुक्की चल रही है, नहीं। वाइड स्ट्रीट्स हैं, बढ़िया चलने की जगह है। ओके, और काफ़ी सारी जो मतलब इंपॉर्टेंट जगहें हैं उनको कनेक्ट कर देती है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आप पैदल चले जाओ, आगे फिर आप अपना बैलगाड़ी ले जाना, ऐसा नहीं होता। सिंपल जो है वाइड स्ट्रीट्स हैं, जाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। ओके, सिटी सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन। ये पूरी सिटी है, इसके अराउंड पूरा फोर्टिफिकेशन हो रखा है ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके यहाँ के लोगों को फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, ऑब्वियसली, क्योंकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से ही यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। तो उस टाइम पर फोर्टिफिकेशन था बहुत अच्छा, और पूरे सिटी को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था। एक था आपका अपर टाउन, एक था आपका लोअर टाउन। अपर टाउन ऐसा माना जाता है दैट इट वाज फॉर एलीट पीपल एंड लोअर टाउन वाज बेसिकली फॉर कॉमन पीपल। बट ऐसा इसमें ऐसा नहीं देखा गया है कि बहुत ना इनइक्वालिटीज शोन है कि जो अपर एरियाज में रहते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इससे शीश महलों में रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी घर वगैरह बने हैं उनका जो, अगर आप ब्रिक्स का साइज देखेंगे या फिर नॉर्मल घरों का साइज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ना वो सिमिलर है। तो बेसिकली क्या है ना, ये कहने का एक हमारा भाव ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज नहीं देखी गई थी। अगर देखी गई भी होंगी तो वी डोंट हैव एविडेंस फॉर दैट। एविडेंसेस तो हमारे पास नहीं ही है। ओके, इसके अलावा टाउन प्लानिंग हो गया है, लार्ज बिल्डिंग्स भी काफ़ी सारी देखी गई जिसमें वेयर हाउसेज भी हैं। मतलब एग्रीकल्चर सरप्लस जो है वो आप लोगों ने एक बार बना लिया तो उसको स्टोर करने के लिए काफ़ी सारी जगहें भी आपने खोजी हुई हैं। ओके, और साथ में जो क्वालिटी है, चाहे वो छोटा घर हो चाहे वो बड़ा घर हो, वो बेसिकली सेम थी। तभी हम कहते हैं कि भाई जो इनइक्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल स्लम एरिया है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नहीं, क्वालिटी बिल्कुल सेम है। सेम ही चीज़ों के बने हैं सारे घर, क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये सब मिला है हमें। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखने के लिए हमारे पास एक गोदाम या वेयरहाउसेस वगैरह भी थे। मतलब वी हैड दी फ्यूचर प्लानिंग। ओके, इसके अलावा हमें मोहनजोदारो में जो है बेसिकली ग्रेट बाथ भी मिला है। एक ग्रेट बाथ बेसिकली ना क्या है, जैसे इसमें इसकी जो अगर आप मेजरमेंट को देखोगे तो इट इज़ जस्ट अराउंड 12 × 7 मीटर्स। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एक एरिया है जहाँ पर मतलब जहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी लगा हुआ है, नेचुरल बिटुमेन,
है ना, नेचुरल बिटुमेन जिसको हम लोग आज सड़कें वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट सा होता है, सेमी सॉलिड सा होता है, तो वो टार जैसा होता है, तो उसको आप अगर बिछा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे एडहेसिव के तरीके से काम करता है, चीज़ों को जोड़ देता है, और साथ ही में वाटर प्रूफिंग के लिए भी वो काम करता है। तो वो भी इस्तेमाल हो रखा था। तो देखो कितना ज़्यादा दिमाग उस टाइम पे था लोगों के पास कि अगर हम ग्रेट बाथ बना रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा जाएगा तो सीप कर जाएगा सॉइल के अंदर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है। तो ब्रिक्स पहले बिछाई, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा की पॉलिशिंग कर दी, तो दैट इज हाउ इट वाज फॉर्म्ड। ओके, ब्रिक्स के ऊपर बिछा दिया था। तो ये है पूरा ग्रेट बाथ का एरिया, ये रहा, दिस इज योर ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में मिला है बेसिकली ये, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्किटेक्चरल एविडेंस कहाँ मिला है या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ मिला है, तो मोहनजोदारो में बेसिकली हम लोगों को ये मिला है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि क्यों मिला, मतलब कि किस लिए बनाया गया था। तो बहुत इसको ये जानने से पहले कि क्यों बनाया गया था, ये देख लेते हैं इसकी मेजरमेंट वगैरह क्या है। ये जो टैंक है उसमें जो पूरा टैंक था, इसके अराउंड ना काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल रूम्स भी बने हुए थे, जो एक कहते हैं कि चेंजिंग रूम्स भी हो सकते हैं, और साथ में ही बहुत ही ज़्यादा एक कॉर्नर वाले एरिया में ड्रेन करने के लिए, सारा पानी को निकालने के लिए ऐसे ढलान टाइप सी थी, सो दैट इसमें ऐसा जो पानी है वो बार बार निकाला जा सके और बार बार भरा जा सके, सो दैट खराब पानी ना रहे इसमें। तो ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में इस तरीके से मिला है। बट अब ये क्यों मिला है, क्या ये पब्लिक बाथरूम था या फिर ये रिचुअल्स के टाइम पर लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे? तो कहने मतलब थ्योरीज ये कहती हैं कि लोग जो नॉर्मल घर थे, जो इंडिविजुअल हाउसेस थे, उन सबके घरों में बाथरूम मिला है। तो जब सबके घरों में बाथरूम है तो पब्लिक बाथरूम लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो थ्योरी है वो रिफ्यूट हो जाती है कि पब्लिक बाथरूम तो ये नहीं था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे छठ पूजा के टाइम पे या फिर किसी और रिचुअल के टाइम पर जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सूर्य को जो है नमन करते हैं, जैसे छठ पूजा के टाइम पर होता है, तो मे बी ऐसा एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ये ग्रेट बाथ बनाया गया हो सकता है। तो ये थ्योरीज हैं बेसिकली, बस ये जानना है हम लोगों को। इसके अलावा देखो ये फोटो है आपकी वाइड स्ट्रीट की, काफ़ी ज़्यादा वाइड है ना, कालीबंगन में ये बेसिकली देखने को, राजस्थान वाले एरिया में इस टाइम पर ये ना लोअर टाउन एरिया, तो लोअर टाउन एरिया है बट फिर भी इसमें काफ़ी सारी आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो दिख रही हैं टाउन प्लानिंग वगैरह की। इसके अलावा ये धोलावीरा वाला एरिया है। देखो धोलावीरा की ना सबसे खास बात ये है, सारी सिविलाइजेशन की सारी सिटीज में दो टाइप्स मिले हैं पूरी सिटी के, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन। धोलावीरा गुजरात की इकलौती ऐसी सिटी है जहां पर आपको पूरा शहर 3 भागों में डिवाइड हुआ दिख गया है। ठीक है, एक अपर टाउन, एक लोअर टाउन, और एक साथ में जो है आपका सिटाडेल वाला एरिया में जो कैसल्स वगैरह हैं, है ना, जहां पर माना जाता था कि वहां पर जो उस टाइम के रूलर्स थे वो रहते होंगे। स्टार्टिंग में जो ये दिखाया हुआ ना, ये जो फोटो है ये वाली, दिस इज फ्रॉम धोलावीरा का कासल एरिया। जो नॉर्थ गेट है इसका, नॉर्थ गेट अलग था, साउथ गेट अलग था, ईस्ट गेट अलग था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कासल वाला एरिया है, मतलब जहाँ पर रूरल या किंग वगैरह रहता होगा उस टाइम पे वहाँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी सिटी है जो कि 3 डिविजन्स में है, तो आंसर विल बी और धोलावीरा। ठीक है, सबसे अलग चलेगा ये। ठीक है, ढोल बजाता हुआ जाएगा याद करने के लिए कि भैया मैं आ गया हूं, मैं सबसे अलग हूं, इसलिए बस ऐसे याद हो जाएगा हमें ये। चलो, इसके अलावा हमने ग्रेट बाथ देख लिया है। वाटर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लीनलीनेस के लिए बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता था। साथ में ड्रेन्स हैं बहुत सारे, और जो है काफ़ी ज़्यादा जो पानी है वो अंडरग्राउंड फॉर्म में ही फ्लो करता था। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम है। लोथल गुजरात वाले एरिया में हर घर से पानी निकलने का एरिया था, फिर सारा पानी इकट्ठा होता था तो ये सेंट्रल सीवर्स में चला जाता था। तो कहने का मतलब क्या है, काफ़ी अच्छी वाटर मैनेजमेंट थी यहाँ पे। तो वाटर मैनेजमेंट कैसे होगी, इसको गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए इसका कोई ना कोई अथॉरिटी तो होगी ही। सो वी आर अज्यूमिंग दैट अथॉरिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो आज एमसीज है ना, मे बी उस टाइम पर भी रहा हो कोई ना कोई। ओके, इसके अलावा ये हमने देख ही लिया है मोहनजोदारो वाला जो एरिया था जहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब यहाँ पर ना रिजर्वर्स वगैरह भी बने होते थे। जैसे मान लो कि जैसे धोलावीरा वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर ना मतलब बारिश इतनी ज़्यादा होती नहीं जितनी बाकी और एरियाज़ में होती है। तो जब बारिश नहीं है तो पानी कमी हो सकती है। तो पानी कमी को फुलफिल करने के लिए पहले ही आप लोगों ने क्या कर लिया, रिजर्वर्स बना लिए, ताकि उस टाइम पर काफ़ी लोगों को दिक्कतें ना आए पानी के लिए। तो ऐसा ही मोहनजोदारो में जो पाकिस्तान वाले एरिया इस टाइम पर, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपके रिजर्वायर्स वगैरह बने हुए थे।
है ना। जैसे मोहनजोदारो में तो आपके बहुत सारे कुएं बने हुए थे, वेल्स थे मोहनजोदारो में। इसके अलावा और बहुत सारे रीजन्स में पॉन्ड्स थे, ह्यूमन रिजर्वॉयर्स बने हुए थे। जैसे आप धोलावीरा की बात करोगे ना, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में है, बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो रिजर्वॉयर है वो मिला है, जिसकी लेंथ 73 मीटर्स देखी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ना आपको 6 लार्ज रिजर्वॉयर जो है वो भी मिले थे, और जिनको ना मतलब धरती को काट के बेसिकली बनाया गया था, और आपस में 6 के 6 ना ये कनेक्टेड हैं। तो एक काइंड ऑफ ना कनाल सिस्टम सा बना हुआ था, सो दैट काफ़ी लोगों को हम पानी की अवेलेबिलिटी करवा सके, क्योंकि पानी जब नहीं होगा ना तो बहुत लोगों के पास पानी नहीं होगा। तो इनका कोई प्राइवेट रिजर्वॉयर तो नहीं है। तो धोलावीरा के ये बहुत सारे रिजर्वॉयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे, इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब एविडेंसेस ये दिखाते हैं दैट पीपल हैड द क्लैरिटी ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें और ये जितने भी हैं ये आपके अंडरग्राउंड ड्रेन से जुड़े हुए थे, तो इट वॉज काइंड ऑफ यूज्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है धोलावीरा वाला एरिया, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला एरिया। तो हमने मोहनजोदारो देख लिया, यहाँ पर कुएं थे, बाकी और एरियाज में पॉन्ड्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं। धोलावीरा में एक सबसे बड़ा है जिसकी लेंथ 73 मीटर्स है, और इसके अलावा 6 कम से कम तो हम लोगों ने देखे हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखो ये कितना बड़ा रिजर्वॉयर है, ये लार्ज कट है ना, इन द रॉकेट मेजरिंग 33 मीटर्स इन लेंथ, है ना। तो मतलब ये वाला वो 73 वाला लार्जेस्ट था ना, तो ये छोटे वाले रिजर्वॉयर्स की हम बात करें जिनकी लेंथ 33 मीटर्स के आसपास है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन ये बोला गया है कि भाई उस टाइम पर ना पैसे तो नहीं थे। जब पैसे नहीं थे, इतने सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई लोग तो लगते होंगे, कोई ना कोई अथॉरिटी तो होती होगी जो सारे काम इनको देती होगी। तो ये किस में सिस्टम में बिलीव करते थे? क्या बार्टर सिस्टम था या कोई पैसे वगैरह चलते थे, क्या चलता था? तो ये जो चीज़ें हैं ना अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं कि बेसिकली उस टाइम पे सिस्टम था क्या। जितना हम लोगों को अभी तक आइडिया हुआ है द सिस्टम वाज बार्टर इन नेचर, है ना, मतलब चीज़ के बदले चीज़ हम लोगों ने दे दी है। तो उस टाइम पर यही क्वेश्चन आता था कि भाई इतना ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए जो लोग थे, जो अथॉरिटी थी, वो क्या इलेक्टेड थी या अपॉइंटेड थी या क्या बेसिकली थी, उसका आइडिया हल्का सा नहीं लग पाया। लेकिन हाँ, एविडेंसेस ये बताते हैं कि भाई कोई ना कोई तो होगा जो मैनेज कर रहा होगा, अदरवाइज ये चीज़ें मैनेजेबल है नहीं। ओके, अब हड़प्पन्स खाते क्या थे? क्या खाते थे? खाना खाते थे। खाने में क्या खाते थे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत स्मॉल रिवर्स या लार्ज रिवर्स के अराउंड सारा एरिया बसा हुआ था। अब ये एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर किस चीज़ की करते थे? सीरियल्स लाइक बार्ले, है ना, वीट, मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी वगैरह। साथ में चावल भी उगाते थे, तो चावल के एविडेंसेस भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं हमें। इसके अलावा दालें वगैरह भी मिली हैं, कुछ सब्जियां वगैरह भी मिली हैं। तो ये दालें, राइस, आटा चावल दाल जो है सारा सब कुछ था, मतलब पहले के टाइम में भी। एंड ये भी है कि सबसे पहले ऐसे लोग थे जो कॉटन को उगाते थे। तो इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वाला एरिया है, यहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा उगती थी। और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग थे ना, ये हम लोगों से लेते थे ये सारी की सारी कॉटन, और इसको कहते थे सिंडोन, SINDHON, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक्सपोर्ट होता था मेसोपोटामियन तक। तो इसीलिए जो ये लोग हैं कई बार इनको सिंडोन, है ना, तो उसके नाम से हल्का सा जानते थे, ये इराक और ईरान वाले एरिया। तो ये कॉटन वगैरह उगाते थे, और फार्मिंग के टूल्स भी काफ़ी सारे मिले हैं। प्लो मिला है ना, तो ये प्लो जो है ये आपको बनावली हरियाणा से मिला है ना, प्लो, जिससे हम मतलब खेती करने के लिए जो सॉइल वगैरह है उसको हल्का सा मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा है ना, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी। रूरल सिटीज़ को भी, रूरल और सिटीज़ को काफ़ी सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस करके देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिस्टम था। और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी थी यहाँ पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स थी। डॉग के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। फिशिंग भी देखी गई है रिवर्स और सीज वगैरह में भी। और जो खाने वगैरह के बर्तन हम लोगों ने देखे इनके, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा एविडेंस निकालें कि इसमें क्या था, बेसिकली क्या लोग खाते थे, तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के। और साथ ही साथ बनाना, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी वगैरह, इन सब के भी प्रमाण मिलते हैं। तो ये दर्शाता है कि वी हैड डाइवर्सिफाइड फूड हैबिट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम खाते थे, ऐसा नहीं था कि बस हम सर्वाइव कर रहे थे, बट हम टेस्टी खाना भी खाते थे। मसाले वगैरह भी थे हमारे पास, ये जिंजर, टर्मरिक वगैरह।
ओके इसके अलावा ट्रेड भी हम करते थे, इंटरनली भी चलता था पूरे एरिया में और एक्सटर्नली भी चलता था। अब कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे, कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे। अगर आप इंपोर्ट की बात करोगे, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं पहले। एक्सपोर्ट में हम लोगों ने ऑर्नामेंट्स भेजने थे, गोल्ड वगैरह हम भेजते थे। गोल्ड ना हमारे जो कर्नाटका वाला एरिया है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है वहां से आता था, या फिर उस एरिया में ही मिलता था, है ना। अफगानिस्तान से मंगाते थे हम वैसे बहुत सारा गोल्ड, लेकिन जनरली कर्नाटक वाले एरिया से हमारा सर्वाइवल चल जाता था। ऑर्नामेंट्स हो गए, टिम्बर हो गया, काफ़ी सारे जंगल वाला एरिया था यहाँ पे, तो टिम्बर की हम भी जो है एक्सपोर्ट करते थे ताकि घर वगैरह बन सके, बिकॉज घर बनने के लिए लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल पहले ज़्यादा होती थी। ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज जैसे गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, फूड आइटम्स हो गए, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। जो बीड्स ऑफ कार्नेलियन, कार्नेलियन ना मतलब एक स्टोन है, जैसे बहुत सारे और स्टोन होते हैं, ऐसे रेडिश सा स्टोन है, सेमी प्रेशियस है, जो गुजरात में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस स्टोन को ये लोग माइन करते थे, रॉ मटेरियल्स निकालते थे, ठीक है, इसको पूरा पॉलिश करते थे, इसमें जो है धागा वगैरह डाल के इसकी माला वैसे भी बनाते थे। तो ये ऑर्नामेंट के तौर पे हम इसको पहनते थे, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला। और इसके अलावा जो शंख है, जैसे जो कैल्शियम वगैरह से बने होते हैं शंख, जो सी के आसपास मिलते हैं, उनसे काफ़ी सारी जो बैंगल्स हैं वो देखने को मिली हैं कि बनाई गई हैं, क्योंकि जो है काफ़ी हार्ड मटेरियल था, तो बैंगल्स वगैरह होगी, टूल्स वगैरह बने हैं इससे काफ़ी हार्ड मटेरियल के। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें बीड्स हो गए कार्नेलियन के या कॉन्च शेल्स से जो बैंगल्स वगैरह बनी हैं वो, गोल्ड हो गया, टिम्बर हो गया, डेली आइटम्स वगैरह हो गए, तो वो सब एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। इंपोर्ट क्या करते थे, इंपोर्ट हम करते थे बेसिकली यहाँ पे, जैसे ना जनरली इस पूरी एज को हम ना ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर प्लस टिन का एक अलॉय है ना। तो कॉपर जो है उस टाइम पर हमारे पास इतना सारा नहीं था, तो बेसिकली क्या है ना कि हम लोग कॉपर भी इंपोर्ट करते थे और साथ में हम लोग टिन भी इंपोर्ट करते थे, और इससे हम लोग बनाते थे ब्रॉन्ज। क्योंकि ब्रॉन्ज थोड़ा सा हार्ड है कॉपर के मुकाबले, तो टूल्स वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती थी हमें, ठीक है। तो कॉपर था हमारे पास, सॉफ्ट मेटल है कॉपर एक तरीके से, तो इसमें टिन अगर आप ऐड कर देंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, जिससे काफ़ी सारे जो हार्ड मटेरियल्स हैं वो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारे देखो, ये बीड्स हैं, बीड्स ऑफ कार्नेलियन, है ना, रेडिश से कलर के हैं। तो ये माला सी वगैरह हम लोगों ने बना दी है इस तरीके से इसकी, है ना। तो बैंगल्स वगैरह भी बनती थी इससे। इसके अलावा ये कॉम्ब देखने को मिला है, हड़प्पा का आइवरी कॉम्ब है, ये आपका ओमान वाले एरिया में मिला है। तो इससे ना पता लगता है कि वहाँ पे लोगों को सजने का, संवरने का, बढ़िया ग्रूम्ड रहने का जो एक शौक था वो भी था। मतलब ऐसे नहीं कि बस जानवरों की तरह दिख रहे हैं, बढ़िया कॉम वगैरह सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट था, आइवरी कॉम इसको बोलते हैं। और ये ट्रेड हम लोग करते थे ना सिर्फ लैंड रूट से नहीं, बल्कि सी रूट्स भी थे हमारे पास। तो ये लैंड रूट, सी रूट्स दोनों से हम लोग करते थे ये ट्रेड सारा का सारा। और सी रूट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट थी इंडिया में वो थी लोथल, जो है गुजरात में, जहाँ पर आपको एक डॉकयार्ड मिला है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, कि यहाँ पर जो शिप्स थी उनसे माल को हम अनलोड करते थे, माल की लोडिंग करते थे किसी और एरिया में जाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा 217 मीटर्स जो है लेंथ में और 36 मीटर्स विड्थ में हम लोगों को देखने को मिला है। और जो ये लेंथ है ना 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया था। देखो इस तरीके से दिखाया ये, तो इसको डॉकयार्ड बेसिकली हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये दिखाता है कि लैंड प्लस सी रूट दोनों अवेलेबल थे हड़प्पन टाइम्स में, ठीक है। इसके अलावा अब इतना सारा माल की लोडिंग या अनलोडिंग करनी है, अब किसी ट्रेडर को पता होना चाहिए कि ये माल मेरा है, ये माल किसी और ट्रेडर का है। तो इसके लिए प्रॉपर हम एक आइडेंटिफिकेशन मार्क का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम कहते हैं सील्स, है ना, स्मॉल सील्स। अब अभी इतना ज्यादा तो पता नहीं लग पाया कि अरे सील और किस लिए इस्तेमाल होते थे, बट जो इनका चीफ पर्पस है वो हमें देखने को मिलता है कि भाई हाँ ना, ये ट्रेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे। ओके, तो जैसे ये सील्स हैं, जैसे इसको हम पशुपति सील कहते हैं, या फिर जैसे ना यहाँ पर देखो ये वाला एक यूनिकॉर्न दिखा हुआ है हड़प्पन वाले एरिया में, हड़प्पा का ही एक ये बुल वाला सील है, हड़प्पा का ये हॉर्न्ड टाइगर वाला सील है। तो ये सील बेसिकली कैसे बना है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता था, तो इट वाज बेसिकली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। और ये बने कैसे हैं, ये बने हैं एक सॉफ्ट स्टोन जिसका नाम है स्टेटाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नाम ध्यान रखना है। ये एक सॉफ्ट सा स्टोन है जिसको आप हार्ड कर सकते हैं अपॉन हीटिंग, ठीक है। तो ये सब हल्का सा पता होना चाहिए हमें। इसके अलावा ये जो सारे के सारे सील्स हैं,
ये आपके फ्यू सेंटीमीटर्स हैं, इनमें एनिमल फिगर्स को डिपिक्ट किया गया है और ऐसे कुछ साइंस है कि ना कुछ लिखा भी हुआ है, तो बट वी कैन नॉट डिसिफर दिस लैंग्वेज, तो इसीलिए हम पता नहीं लगा पाएंगे इस पर लिखा क्या है। बट जहाँ तक हम लोगों ने देखा है तो ये जो एनिमल फिगर्स हैं वो सिंबॉलिकली इस्तेमाल किए गए हैं या फिर कहीं ना कहीं ये ट्रेड एक्टिविटी से ही जुड़े हुए हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। इसके अलावा द लाइफ ऑफ द एंशंट्स, क्या हमें एक मिरर मिला है? तो आंसर इज यस, मिरर मिला है किसका? ब्रॉन्ज का। ठीक है, टेराकोटा पॉट, ये रहा टेराकोटा पॉट। टेराकोटा पॉट इज बेसिकली जैसे क्ले हम लोगों ने सॉफ्ट मिट्टी जो है उसको थोड़ा सा मतलब इसको एक शेप में लेकर आए और उसको हम लोगों ने हीट कर दिया तो वो हल्का सा हार्ड हो गया। आजकल जो ये दिए वगैरह मिलते हैं तो जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं तो वो इस तरीके से ही बनते हैं हमारे। ओके तो ये टेराकोटा आप इस चीज याद कर सकते हैं इसे। हमें बहुत सारे स्टोन वेट्स भी मिले हैं कि वेट करने के लिए कि कितना वेट है बेसिकली, है ना, किसी भी चीज का, ये वेइंग स्टोन्स मिले हैं। ब्रॉन्ज चिजल मिला है ये धोलावीरा वाले एरिया में और स्टोन वेट्स भी धोलावीरा में ही मिले हैं। तो आप ये स्टोन वेट्स ये याद करने हैं बेसिकली हमें। और ये चिजल, ये जो चिजल है ना बेसिकली ये एक ऐसा मतलब धारीदार वाला सिस्टम, एक टूल सा होता है। जैसे शिल्पकार जो होते हैं, जो स्कल्प्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं मतलब ऐसे पूरे पूरे रॉक को जब कार्व करते हैं तो ऐसे जगह जगह पर हथौड़ी मारते रहते हैं तो वो ना बिल्कुल ऐसे धारीदार सा एक पत्ती, लोहे की पत्ती टाइप सी होती है ये, तो वो लेके रखते हैं। तो बट ये लोहे की नहीं है, ब्रॉन्ज की है। उस टाइम पे लोहा था ही नहीं हमारे पास, तो ये एक देखने को मिला। बिल्कुल धारीदार सा टूल है, मतलब मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा ठीक है, तो धोलावीरा में है दोनों के दोनों ये। इसके अलावा गेम्स बोर्ड के एविडेंस मिले हैं, है ना, आपके ये विजल्स वगैरह मिली हैं। ये दिखाते हैं कि भाई लोगों को उस टाइम पर गेम्स वगैरह खेलने का शौक भी था। ये नहीं कि बस ट्रेडिंग, खाया पिया सो गए, नहीं, गेम्स वगैरह भी खेलते। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी वहां पर काफी ज्यादा प्रेजेंट थी। ओके इसके अलावा ये प्रीस्ट किंग जो है काइंड ऑफ स्टेटाइट का बना हुआ स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, है ना, ये बना है। एक तो ये मिला है हमें, स्वास्तिक का निशान मिला है हमें। इसके अलावा ये एक पशुपति सील मिला है जहां पर एक 3 फेस्ड डेटी हम लोगों को लगता है ये, और काफी सारे एनिमल से ये घिरा हुआ है। तो पशुपति सील के नाम से फेमस है ये, जो आज के टाइम में हम शिवा से इसको डिनोट कर देते हैं, है ना। तो स्वास्तिक का निशान है, प्रीस्ट किंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रीस्ट किंग क्या था, क्या उस टाइम पर ये राजा था या पुजारी था, क्या था नहीं पता, बट इससे इतना जाना जा सकता है कि जैसे इनकी हाफ आइज क्लोज है तो मेडिटेटिव स्टेज में प्रेजेंट है ये। इसके अलावा ये काफ़ी जो इन्होंने जो ये गमछा टाइप सा लिया हुआ है, इसमें ये ट्री फॉयल डिज़ाइन जो है ये प्रेजेंट है, जो आज भी साउथ एशिया में काफ़ी जगह पर मिलता है ये, है ना। तो बियर्ड जो है प्रॉपर बनी हुई है, तो कहने का मतलब क्या है, वेल ग्रूम्ड सा एक सिस्टम है ये वाला। इसके अलावा हमें डांसिंग गर्ल मिली है ब्रॉन्ज की, तो ये ब्रॉन्ज की है, ठीक है, ये मेटल की बनी हुई है। इसके अलावा जो ये है जो प्रीस्ट किंग है, स्टोन का हम लोगों को मिला है, ठीक है। तो काफी ज्यादा स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इन सब में काफी ज्यादा लोगों को महारत हासिल थी उस टाइम पे। इसके अलावा ये ब्रॉन्ज गर्ल मिली है मोहनजोदारो में। देखो इसकी एक हाथ में पूरी काफी सारी चूड़ियां हैं, तो जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पे काफी ज्यादा आज भी जो है चूड़ियां पूरे हाथों तक पहनी जाती हैं, तो काइंड ऑफ उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन है ये वाला। डांसिंग गर्ल इसको हम लोग बोलते हैं, ब्रॉन्ज गर्ल इसको हम बोलते हैं। एक हाथ जो है वो जो रखा हुआ है कमर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एक मूर्ति टाइप सी है ये। इसके अलावा नमस्ते किया हुआ एक टेराकोटा का फिगरीन भी मिला है इसमें, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक नमस्ते वाला जो पोज है वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो है काफ़ी ज़्यादा थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनाने के लिए जो है मतलब एक तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़्यादा लिखा भी नहीं है बट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके तो ये सारी चीजें हम लोगों को मिली है इसमें। अब क्वेश्चन ये आता है कितना सब कुछ अच्छा था, टाउन प्लानिंग थी, वेयर हाउसेस थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी, गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, लोगों को समझ थी, शिल्पकार अच्छे थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा था, ट्रेड भी करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये पूरी जो चीजें हैं वो खत्म हो गई। 1900 के आसपास ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी खत्म होनी शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, तो जो काफ़ी ज़्यादा है वो अपना जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से लोग अडेप्ट नहीं कर पाए, वो भी एक सारा सिस्टम था, है ना। और धीरे धीरे जो है
और जो चीज़ें हैं, जो मतलब सिटीज से लोग यहाँ से जाना शुरू कर चुके थे। ओके, तो धीरे धीरे एक तो ये इन्वेजन्स की बात भी बोलते हैं, बट ऐसा कोई भी ना हमें ट्रेस ऑफ वॉरफेयर या इन्वेजन नहीं मिला यहाँ से। तो हम ये बोले कि भाई बाहर से लोग आ गए थे, उन लोगों को खदेड़ दिया था यहाँ से और बाहर भगा दिया था, ये एविडेंसेस हम लोगों को मिलते ही नहीं है। तो हम ये रिफ्यूट कर सकते हैं दैट फॉरेन इन्वेजन वाज नॉट द रीजन फॉर एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पन्स के पास खुद की कोई आर्मी नहीं थी, तो अगर इतना वो इनसिक्योर होते कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे, तो कम से कम थोड़ी बहुत आर्मी या वॉरफेयर तो होता उनके पास, वेपन्स या टूल्स तो होते उनके पास, वो भी हम लोगों को कहीं नहीं मिले। तो दो फैक्टर्स हैं जिन पर हम अग्री करते हैं आज कि भाई पहला तो क्लाइमेट चेंज हो गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल कम हो गई, ड्राइड फेज आ गया, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थोड़ी सी स्टॉप हो गई, है ना, तो ये हम कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि जो सरस्वती नदी थी वो ड्राई अप हो गई, और जिससे जो ये सारी सिटीज़ थी, कालीबंगन वाला एरिया, भिराना, फरमाना एरिया, इन सब से जो लोग हैं वो जा चुके थे। ओके, तो ये दो क्लाइमेट चेंज या ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स का ही एक ऐसा रीज़न है जिससे हम काफ़ी सहमत होते हैं कि यार हाँ, लोग यहाँ से निकल गए होंगे इसी वजह से। बट फॉरेन इन्वेजन इज़ कंप्लीटली, मतलब हम लोग रिफ्यूट करते हैं इसे, क्योंकि एविडेंस कोई मिला ही नहीं हमें उसका। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। ओके, तो ये सारा चैप्टर जो है वो दिखाता है व्हाट इज द बेसिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको बस ये पता होना चाहिए इट इज अराउंड योर 3500 BCE टू अराउंड 1900 BC। तो अराउंड ये 2000 या 1500 साल तक चली हुई एक सभ्यता थी जो काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया टाउन प्लानिंग के साथ अर्बन सिविलाइजेशन थी। आईवीसी को हम कहते हैं इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इससे पहले कभी हुई हो तो वी डोंट हैव द एविडेंसेस, इसके बाद ही हुई है जो अर्बनाइजेशन हुई है। तो ये जो पूरी एरिया है ये हमें एक इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ को दिखाता है कि भाई कैसे हम पहले भी सिटीज़ में ही रहते थे, आज हम कोई नए सिटीज़ में नहीं रहते हैं। तो ये रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, जो ये पूरा माइग्रेशन पैटर्न है ये चलता रहता है सोसाइटी बाय सोसाइटी। ओके, तो हल्का सा बस बेसिक बैकग्राउंड आप लोगों ने चेक करना है इसके रिगार्डिंग। इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे स्टैचूज और मिले हैं, इनकी और बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों को जाननी है, लेकिन वो हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस्ड फेज में। ठीक है, ये आपका बहुत ही फाउंडेशन फेज है, थोड़ा सा बस आइडिया क्लियर रखना है कैसी सिटी इमेजिन करनी है जहाँ पर सब कुछ जो है बेटर प्लान्ड है। ठीक है, चलिए इसके साथ हम इसको खत्म करेंगे। कोई भी डाउट रहे, कोई भी इशू रहे आपको, तो यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।